ठीक है, डायग्राम तो अपन ने बनाया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ से कहाँ चीज़ें अपनी आती है। डायग्राम बना भी लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो यहीं से मैंने प्रारंभ करवाया था मुख से, ठीक है, मुख से अपन ने प्रारंभ करवाया और मुख के बाद जो अंतिम बिंदु बताया था वो कौन सा बताया था अपने, एनस। मतलब यहीं से अपना प्रारंभ होता है और इस भाग पर अपना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया। अब ये पहला चरण अपन ने बोल दिया था अंतःग्रहण। ठीक है, पहला ग्रहण, रेड ले ले, ठीक है, पहला अपन ने ले लिया था यहाँ पर कि पहली प्रोग्रेस कौन सी होती है, अंतःग्रहण। तो जो भोजन ग्रहण किया जाता है अपने मुख के द्वारा, वो प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। और अंतःग्रहण के बाद धीरे धीरे क्या होता है अपना, यहाँ पर प्रक्रिया होती है दांतों द्वारा। वो प्रोग्रेस देखी थी अपन ने, दांत के प्रकार देख लिए थे, दांत के प्रकार के आधार पर अपने को क्या क्या कहा जाता है, गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती। ठीक है, दांत के प्रकार भी देखे थे। फिर जिसके बाद धीरे धीरे इसमें लार मिलता है। लार ग्रंथियां 3 भागों में देखो बटी होती है, पैरोटिड ग्रेन, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल। सब मैंडिबल भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी। मैंने बोला था एक मैंडिबल हड्डी होती है अपने जबड़े की और एक अपनी होती है मैक्सिलरी। तो या तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं अपन या सब मैंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जबड़े की हड्डी अपनी मैंडिबल होती है और एक की मैक्सिला। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने सबलिंगुअल, जो जीभ के पास होती है उसे क्या बोल दिया था, सबलिंगुअल। और जो अपनी जबड़े के पास होती है उसे मैंडिबल, और जो कान के पास होती है उसे पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इससे किसका स्त्राव होता है, लार का स्त्राव होता है। ठीक है, सलाइवा का स्त्राव होता है। जो लार होता है, सलाइवा में क्या पाए जाते हैं अपने, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम वो क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है मुख में। ठीक है, और टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फिर यहाँ पे चले, फिर अपन ने जीभ भी पढ़ी थी। अब जीभ पढ़ी तो जीभ में अपन ने देखा था कि किस हड्डी से जुड़ी रहती है, तो अपनी कंठिका अस्थि। ठीक है, हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। बहुत बार ये भी पूछा है, लेकिन अपन कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे हायोइड बोन किसका भाग है। ठीक है, क्योंकि अपना जो कंकाल तंत्र है वो बटा है, खोपड़ी में बटा है। ठीक है, अपनी पसलियाँ है, पसली के बाद अपनी मेरुदंड है। ठीक है ना, तो ऐसे करके तो पूछता है। फिर जिसके बाद किस मसल्स के द्वारा जुड़ा रहता है, फ्रेनुलम के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से प्रोग्रेस अपनी प्रारंभ होती है, वहाँ प्रोग्रेस होके यहाँ से, तो यहाँ तक ये भोजन अपना किसके माध्यम से पहुँचता है, ईसोफेगस के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, अब ईसोफेगस के माध्यम से भोजन के पहुँचने की प्रक्रिया कहलाती है क्रमानुकुंजन। क्या कहलाती है, क्रमानुकुंजन। तो आपसे पूछ ले क्रमानुकुंजन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ईसोफेगस के अंदर ही होती। ठीक है, तो क्रमानुकुंजन मतलब यहाँ से लेके जो भोजन को आसानी से, मतलब सरलता से एकदम से डायरेक्ट अपना आमाशय में पहुँचाने की प्रक्रिया, जो आसन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, अभी तो ध्यान नहीं है मेरे को, है ना, बताऊंगा मैं आपको। कौन सा, कंठिका अस्थि। कंठिका अस्थि खोपड़ी का भाग, यहाँ से लेके तो ये पूरा भाग अपना खोपड़ी में आता है। पूछा हुआ इसलिए वो एकदम से याद आ गया। ठीक है, अब भोजन अपना कहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ से ये वाला भाग मैंने बता दिया था कि ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है, जहाँ से आमाशय अपना प्रारंभ होता है। ठीक है, कार्डियक भाग कहलाता है। ठीक है, आमाशय का प्रारंभिक भाग जहाँ से आमाशय प्रारंभ होता है वो अपना कार्डियक भाग कहलाता है। देखा था कल। ठीक है, कार्डियक भाग। जिसके बाद मध्य वाला भाग बता देता है इंडिक, और जो सबसे पश्चिम वाला भाग है जहां से आमाशय खत्म होता है उसे बोल दिया था पाइलोरिक भाग। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। जिसके बाद अपन ने देखा था कि इसके चारों ओर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन ग्रंथि बोलते हैं, श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है कि HCl से आमाशय के दीवारों को बचाने का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि HCl क्या होता है, अपना हानिकारक होता है। तो जो श्लेष्मा होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, वो म्यूकस ग्लैंड अपनी बचाने का कार्य करती है HCl से। फिर HCl का स्त्राव भी अपना किससे होता है, आमाशय से होता है। और आमाशय की कौन सी सेल से होता है, ऑक्जेंटिक सेल से होता है, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जिसके बाद एक और ग्रंथि अपनी पाई जाती है, कौन सी, जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि से अपना कौन सा निकलता है, जठर रस। उसके अंदर अपने पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। 2 प्रकार के पाचक एंजाइम इसके अंदर अपने पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से भोजन अपना किस में प्रवेश करता है, छोटे हाथ। और छोटे हाथ का पहला भाग अपना कौन सा हो जाता है, ये वाला भाग। ठीक है, और जब इस पहले वाले भाग में पहुंचता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम।
ठीक है। ड्यूडेनम में जब भोजन होता है उस समय क्या क्या प्रोग्रेस इसमें होती है, तो उसी समय, क्योंकि इसी ड्यूडेनम से जुड़ा अपना यहाँ यकृत ग्रंथि, देखो पीछे पीछे कुछ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बना देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिख रहा है, दिख रहा है पीछे, वो क्या, पेट के पीछे दबा हुआ, इसलिए ये, ठीक है। ये क्या हो गया अपना अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या हो गई अग्नाशय। जुड़ी किससे रहती है, तो अग्नाशय ग्रंथि भी अपनी ड्यूडेनम से ही जुड़ी रहती है, ठीक है। छोटे आंत में संपूर्ण, जो जब छोटे आंत में तो पहुंच जाएगा, लेकिन छोटे आंत के किस भाग में भोजन पहुंचेगा, ड्यूडेनम। उस समय क्या होता है कि जो अपना ये अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते वो भी इसी समय इसमें आकर मिलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स तो अपन ने देख लिए थे, बस ये देखा था कि अपना वहीं से प्रारंभ करते हैं अपन अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि चल रही थी अपनी। अग्नाशय में अपन ने ओनली क्या देखा था, लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप दिखा था पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक ग्लैंड। अब देखो कि लैंगरहैंस द्वीप 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से कौन सा हार्मोन से निकल रहा था, ग्लूकागोन, और बीटा से कौन सा निकल रहा था, इंसुलिन, और गामा से कौन सा निकल रहा था, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। 3 प्रकार के अपने एंजाइम निकल रहे थे, जो कि अपने अलग अलग प्रक्रिया को नियंत्रित करा, जिसके बाद इसमें पाया जाता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस पाया जाता है। अग्नाशय रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय, एल्कलाइन, ठीक है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से लेके तो 8.5 तक ही बताते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे आप तो यही, लेकिन इसके बीच में ही इसकी पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। इस रस को कहा जाता है अपना पूर्ण पाचक रस। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस इसे कहा जाता है, ठीक है। जो अग्नाशयी रस कहा जाता है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है, वसा का पाचन भी होता है, और प्रोटीन का पाचन भी होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस, पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेशन जूस, ठीक है। ये निकलता किससे, अपना अग्नाशय से ही निकलता है, इसलिए अपन बोलते हैं अग्नाशयी रस, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के अपने पाचन होते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं यहाँ से, 3 एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या इरेप्सिन, कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन, हाँ अग्नाशय रस में, इसीलिए तो पाचक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन और एक लाइपेज और एक इमाइलेज या टाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के अपने एंजाइम इससे निकलते हैं। अब देखो पूछता है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि किसे कहा जाता है, हाँ कौन सा, न्यूक्लियस एंजाइम नहीं, महत्वपूर्ण एंजाइम अपने तीनों ही है बस, ठीक है। 3 एंजाइम अपने निकलते हैं, हार्मोन से भी निकलते हैं और एंजाइम, तो इस ग्रंथि को अपना कहा जाता है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि, ठीक है। हाँ कौन सा, क्रोमोट्रिप्सिन, इसी का प्रकार होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन का। देखो ट्रिप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज, ऐसा कैसे इनका फंक्शन भी देखेंगे अपन, ठीक है। कार्य क्या होता है, तो जो ट्रिप्सिन रहता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सी प्रोटीन का, शेष प्रोटीन, क्योंकि पहले प्रोटीन का पाचन कहां पर हो गया, अपना आमाशय में, उसके बाद जो शेष बची उस शेष प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन, मतलब सर पेप्टोन्स का ना, हाँ शेष प्रोटीन,
हाँ ठीक है, अग्नाशय को बोला है। अग्नाशय को क्यों बोला जाता है कि उसमें हार्मोन से भी स्रावित होते हैं और एंजाइम भी स्रावित होते हैं, इसलिए मिश्रित प्रकार के बोलते हैं, क्योंकि एक अंतःस्रावी होती है और एक बाह्य स्रावी होती है। ठीक है, अंतःस्रावी में हार्मोन से क्या स्रावण होता है और बाह्य स्रावी में अपना एंजाइम का। लेकिन ये क्या करती है, दोनों को स्राव अपना करती है। अभी यूपीपीएससी की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ था कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि अपनी लिख लेना, मिश्रित प्रकार, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करता है, जो शेष प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि सरल रूप में फिर उसके सरल रूप में फिर उसके सरल रूप में ऐसे बदलता रहता है अपना, तो ये क्या करेगा, शेष प्रोटीन को अपने उसके सरल रूप में बदलने का कार्य करेगा। तो पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलेगा, पॉलीपेप्टोन को। ठीक है, पेप्टोन या पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसका कार्य है कि जो शेष प्रोटीन बची है उस शेष प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य। कैसा पेप्टोन पेप्सिन अमीनो एसिड में लास्ट में जो इरिप्सिन वाला है वो कन्वर्ट करें। लास्ट में जो इरिप्सिन जो एंजाइम बचा अपना छोटी आंत के अंदर, वो वाला कन्वर्ट करा अमीनो एसिड में। ये वाला जो शेष प्रोटीन बचे उसको पेप्टोन या पेप्टाइड में ही कन्वर्ट करें। कैसे? 20 प्रकार के रहते हैं, 20 प्रकार। किसमें? पेप्टोन में? पेप्टोन का पता नहीं। ठीक है, तो ये प्रोटीन अपना शेष प्रोटीन, इस प्रोटीन को किसमें बदलेगा, पेप्टोन या पेप्टाइड में। ठीक है, जिसके बाद जो लाइपेज एंजाइम है वो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करेगा, अपना वसा का पाचन करेगा। ठीक है, वसा जो फैट का पाचन करेगा, और फैट को किसमें बदलेगा, ग्लिसरीन में, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन में। ठीक है, तो इसका जो वसा का सरल रूप हो गया अपना ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें सहायता अपना कौन, जो पित्त रस रहता है वो पित्त रस भी इसमें सहायता करता है। ठीक है, पित्त रस का जो क्या करता है, वसा है, वसा का इमल्सीकरण करने का कार्य करता है, उसको सरल रूप में बदलने का कार्य करता है। एक तो उनका कार्य क्या हो गया पित्त रस का अपना, कि जो भोजन है उस भोजन के माध्यम को कैसा कर देता है, क्षारीय कर देता है। और दूसरा क्या करता है कि जो वसा है, जो फैट है, उसका इमल्सीकरण करने की भी प्रक्रिया उसमें होती है, क्योंकि वो जल में मिलकर क्या थोड़ी थोड़ी बूंदों का निर्माण कर देता है, जल की बूंदों का ऐसा निर्माण। ठीक है, तो ये दूसरा एंजाइम का कार्य क्या हो गया, वसा का किस में बदल दिया, ग्लिसरॉल। क्योंकि मैंने बताया था कि इसका जो सरल रूप होता है क्या होता है, अपना ग्लिसरॉल। ठीक है, एक तो फैटी एसिड बताया था, वसी अम्ल, और वसी अम्ल के बाद ग्लिसरॉल। इमाइलेज एंजाइम का जो कार्य अपना कहाँ पर होता है, मुख में होता है, बताया था टाइलिन या इमाइलेज, तो वो का वही अपना यहाँ पर होता है, मांड स्टार्च का शर्करा में बदलता है। मांड स्टार्च को किस में बदलने का कार्य करता है, शर्करा में। ठीक है, ये अपना कार्य होता है। किस लिए बोला पूर्ण पाचक, इसमें प्रोटीन का पाचन भी हो रहा है, अपना वसा का पाचन भी हो रहा है, और अपना कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो रहा है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी अपना कहा जाता है। इसमें 98% अपना क्या पाया जाता है, जल, बाकी के 2% अपने क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, 2% अपने एंजाइम पाए जाते हैं इस पाचक रस में। ठीक है, अब इसमें हार्मोन्स अपन ने देख लिया, तो हार्मोन्स के अलावा अपन एंजाइम भी अपन ने देख। ये प्रक्रिया पूरी कहाँ पर हो रही है, इस भाग में, जब ड्यूडेनम भाग में भोजन अपना पहुंचता है उस समय। ठीक है, अब ड्यूडेनम में ही रहेगा उस समय कौन सा सक्रिय होगा, जो लीवर है। लीवर में अपना क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी के माध्यम से अपना किसका निर्माण होता है, बाइल जूस का या पित्त रस का अपना निर्माण होता है। तो पित्त रस जो इसके अंदर, जो लीवर है, यकृत के अंदर जो संचित रहता है, वो कहाँ पर संचित रहता है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर अपना संचित रहता है, पित्ताशय के अंदर। ठीक है, ये पित्ताशय होता है, ये भी अपना इसी में जुड़ा रहता है। यहाँ पर अंदर ये संरचना है, नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, नाशपाती देखा होगा आपने। ठीक है, उस संरचना को कहा जाता है गॉल ब्लैडर, जिसी में ही क्या है, अपना पित्तरस संचित रहता है। ठीक है, संचित मतलब उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, किस भाग में, गॉल ब्लैडर भाग में।
बाइल जूस, बाइल जूस पढ़ा ना, पित्त रस। पेनक्रियास से नहीं निकलता है, पेनक्रियास से ये निकलता है अग्नाशय रस, ठीक है। यकृत से, लीवर से निकलता है यहाँ से बाइल जूस। जो पित्त रस नहीं पढ़ा आपने, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इस वाले भाग से निकलता है। आपने लीवर से बताते कि इसका संश्लेषण लीवर में होता है, लेकिन संचित कहाँ पर रहता है, गोल ब्लेडर में। पित्त रस लीवर के अंदर, इसका संश्लेषण लीवर में होता है, लेकिन संचित जो रहता है अपने कहाँ पर रहता है, गोल ब्लेडर के अंदर ही, ठीक है। पित्ताशय के अंदर ही अपना संचित रहता है। पित्तरस जो अपना आरबीसी होता है, जो मृत आरबीसी, उस मृत आरबीसी के माध्यम से अपना पित्तरस अपना बनता है, ठीक है। और उस वही जो मृत आरबीसी वही निर्माण करेगा किसका, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, दो तत्वों से ही महत्वपूर्ण मिलकर अपना क्या बना, पित्तरस बना है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन देखेंगे अपन, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। तो इसमें जो अग्नाशय रस निकलता है जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, जिसे पूर्णपाचक एंजाइम या पूर्णपाचक रस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। एक ट्रिप्सिन और लाइपेज और एक इमाइलेज, 3 प्रकार के एंजाइम इससे स्रावित होते हैं, ठीक है। इसे मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन्स का स्रावन भी होता है और एंजाइम का स्रावन भी होता है, ठीक है। इसलिए मिश्रित प्रकार की ग्रंथि से कहा जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है, और लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है, और इमाइलेज मांड को अपना शर्करा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। हार्मोन से ग्लूकेगोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन हार्मोन, 3 हार्मोन अपन ने देखे थे, अल्फा बीटा गामा से जो निकल रहे थे वो वाले, ठीक है। अब देखो यहां से अपन आगे चले, डायग्राम तो नहीं चला जाएगा, चला गया, अब उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। अपने लिए तो लाना मुश्किल है ना। किसको, शुगर, ठीक है। डायग्राम तो चला जाएगा, तो डायग्राम को चले जाने दो, ठीक है। अब देखो कि एक अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी, उसके 2-3 भाग होते हैं। एक अपना कौन सा हो गया, ठीक है। तो जो सबसे छोटा भाग होता है अपना छोटे हाथ का, वो कौन सा होता है, ड्यूडेनम, ठीक है। घृणी भाग को बोलते हैं अपन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम होता है इस भाग, ये वाला भाग अपना सबसे छोटा होता है किसके, छोटे हाथ का। जिसके बाद एक भाग होता है अपना कौन सा, जेजुनम, ठीक है। जेजुनम दे नहीं रखा इसमें, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक भाग होता है उस प्रारंभिक भाग को बोलते हैं जेजुनम, ठीक है। मतलब छोटे हाथ जब प्रवेश मतलब घृणी है, और घृणी के बाद वाला जो भाग अपना प्रारंभ होता है उस भाग को बोलते हैं अपन क्या, जेजुनम, ठीक है। अग्र क्षुद्रांश बोलते हैं अपन उसे हिंदी में बोले तो इससे अच्छा तो जेजुनम याद रह जाएगा, ठीक है। तो जेजुनम, अब जेजुनम होता है वो दूसरा, पहला सबसे छोटा भाग ये है, फिर दूसरा सबसे छोटा ये, और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इलियम, ठीक है। लगभग 3.5 मीटर का, ठीक है। और ये रहता है 2.5 मीटर का, ठीक है। और ये रहता है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 भाग। अगर पूछ ले कि छोटे हाथ का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये वाला इलियम, जिससे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, जेजुनम, और तीसरा सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, ठीक है। घटते और बढ़ते क्रम में भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि 6 से 7 मीटर लंबी अपनी होती है कौन सी, छोटी हाथ, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम जेजुनम डायग्राम में है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगर क्रम से भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, क्योंकि अपन ड्यूडेनम जेजुनम इलियम डायरेक्ट तीनों नाम लेते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। ड्यूडेनम छोटा है, फिर उससे बड़ा अपना जेजुनम, और उससे बड़ा कौन सा, इलियम, ठीक है। घटते क्रम में भी लिख सकते हैं अपन, तो पहले इलियम, फिर जेजुनम, और फिर ड्यूडेनम, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है क्या ड्यूडेनम की? हाँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नलिका दे रखी, देखो बाइल डक्ट, जहां से बाइल जूस अपना आता है, ये माध्यम से यहां से। कैसा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ से जो पाचन इसमें इस भाग में है, तो इस भाग में इससे जो एंजाइम निकलेंगे, पाचन तो इसी में हो रहा है, क्योंकि अग्नाशय में नहीं जा रहा है, अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है, ना ही अपना लीवर में जाता है। भोजन किस में रहता है, अपना छोटे हाथ में रहता है, और छोटे हाथ के कौन से भाग में, ड्यूडेनम। तभी जाकर अपना पित्त रस भी अपना भोजन में मिल जाता है, और तभी जो पाचक एंजाइम ये अपना अग्नाशय वाले ये भी अपने भोजन में मिल जाते हैं,
ठीक है। अब देखो थोड़ा अपन यकृत के बारे में पढ़ते हैं, लीवर के बारे में। सर बाइल जूस के अंदर कौन से सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं? कौन से सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं? सॉल्ट क्या पूछना चाह रहा हूँ? जो बाइल जूस रहता है, हाँ, उसके अंदर कौन से सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं? सोल्ट लवण पूछ रहा हूँ, है ना। लवक तत्व तो कुछ परसेंट ही पाया जाता है, पॉइंट में पाया जाता है, लेकिन जो मेन होता है अपना बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक और एक अनऑर्गेनिक तत्व भी पाया जाता है अपना, तो वो तो अपना होता है एक सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है। तो दो तत्व अपने अनऑर्गेनिक होते हैं अपने, और ऑर्गेनिक तत्व में अपना पाया जाता है पित्त लवक और पित्त वर्णक, ठीक है। पित्त लवक बोलते हैं अपन साल्ट वाला भाग, ठीक है, और पित्त लवक बोलते हैं पिगमेंट, ठीक है। वर्णक में दो पाया जाता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। जब ऐसा होता है कि जब रक्त से जो लीवर होता है वो अवशोषित नहीं कर पाता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को, तो रक्त से अवशोषित नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे रक्त में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि कैसे रंग का होता है, पीले रंग का। और जैसे ही रक्त में इसकी मात्रा अधिक बढ़ी तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं अपन पीलिया, जॉन्डिस बीमारी। तो वो किसके कारण होती है, पीलिया, इस पित्त रस के कारण ही होती है। और पित्त रस के अंदर जो वर्णक होते हैं महत्वपूर्ण, उसके कारण, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण, ठीक है। इतना हुआ। हाँ हाँ, इसी भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में, ठीक है, क्योंकि यहीं पे इसी भाग में अपना जुड़ा हुआ है। पित्तरस को नहीं, पित्तरस को एंजाइम बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस। एंजाइम नहीं, किसी प्रकार का लीवर से किसी प्रकार का कोई एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता। अग्नाशय से ये 3 एंजाइम निकलते हैं, बिल्कुल उसी में मिलते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई किसी प्रकार का भोजन नहीं जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अपनी अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है ना। फर्स्ट सबसे बड़ी तो अपन लीवर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अपने अग्नाशय ही ग्रंथि होती है, ठीक है। डायग्राम तो नहीं बना रहे हो ना, बढ़े आगे, ठीक है। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो अपन ले आएंगे। इस पेज पे भी हाल लाए तो, अगर डायग्राम इस पेज पे भी हूँ, चलो वो तो रिटर्न वापस कर लो हम। हाँ, एक ही पेज पे ऐड किया था बस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन यकृत की बात करते हैं, ठीक है। लीवर का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे कि पित्त का स्त्रावण, ठीक है। पित्त का स्त्रावण कहाँ से होता है, यहीं से, सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। तो पित्त का स्त्रावण, ठीक है, पित्त का स्त्राव, या स्त्राव बोल दे या स्त्रावण अपन बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, इस पे भी, इसी पेज पे भी क्या लाना है, वही वाला डायग्राम, ठीक, ठीक है। अब पित्तरस का ये स्त्राव करता है अपना, पित्तरस का स्त्राव करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का कार्य क्या रहता है, तो महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है कि जो भोजन है उस भोजन का माध्यम कैसा कर देता है, क्षारीय। क्योंकि अम्लीय माध्यम अपना कहाँ पर हो जाता है, आमाशय में। आमाशय में जो अपना HCl मिलता है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम कर देता है। और यहाँ पर आके ये क्या कर देता है, जब पित्तरस इसमें मिलता है, बाइल जूस जिसे बोलते हैं, बाइल जूस, पित्तरस का महत्वपूर्ण कार्य हो गया अपना कि भोजन के माध्यम को अम्लीय करना, सॉरी, भोजन के माध्यम को क्षारीय करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या करता है कि वसा है, उस वसा का इमल्सीकरण करने का कार्य करता है। मतलब वसा में जो वसा का जो पाचन होता है उसको सरलता से, मतलब सरल रूप में तोड़ने में सहायता करता है अपना कौन सा, बाइल जूस, ठीक है। तो वसा का इमल्सीकरण भी करता है। जैसे वसा का पाचन अपना लाइपेज एंजाइम करता है,
ठीक है। लाइपेज एंजाइम करता है तो लाइपेज एंजाइम के साथ ये पित्त रस है, ये भी अपना उसकी सहायता करता है, ठीक है। जो वसा रहती है उसका पाचन करने का कार्य, ठीक है। अब देखो एक और, ये तो अपन ने देख लिया बाइल जूस। अब जो पित्त रस होता है, पित्त रस का मान जो एनसीईआरटी में अपन पढ़ते हैं, पीएच वैल्यू 7.4 से लेके 7.8 तक पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे ना आप तो 7.4 से लेके तो 8.5 तक ही दे रखा है, लेकिन अपन पढ़ेंगे 7.4 से लेके 7.8 तक ही, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसकी प्रकृति अपनी क्षारीय होती है, ठीक है। अब कल पढ़ा था अपन ने ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। एक और प्रक्रिया होती है अपनी, वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, पित्तरस का स्त्राव अपना यकृत से होता है। दूसरा अपन देखें कि यहाँ पर क्या रहता है अपना, विटामिन सी का संश्लेषण भी होता है, सिंथेसिस, मतलब विटामिन भी अपना यकृत में रहते हैं। तो मानव शरीर में कौन कौन से विटामिन अपने रहते हैं, तो एक विटामिन ए और एक विटामिन डी, दो प्रकार के अपने संचित रहते हैं। तो अगर पूछ ले कि दो विटामिन कौन कौन से, तो एक विटामिन ए और विटामिन डी यकृत के अंदर अपने संचित रहते हैं, है ना, स्टोर रहते हैं इसके अंदर, विटामिन ए और डी। पित्तरस में नहीं, इस लीवर के अंदर, है ना, ये अलग पॉइंट डाल दिया ना। हाँ, ये कैरोटिन बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। और जिसके बाद देखो इसके अंदर और क्या होता है, डी कैरोटीन से बनता है, बी प्रकार के कैरोटीन से निर्माण होता है अपना ए वाले का। देखो जिसके बाद इसमें रहता है कि कुछ प्रोटीन रहते हैं जो अपना सहायता करता है, जैसे एक हिपेरिन प्रोटीन और एक फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, उनका भी अपना संश्लेषण, उनका भी निर्माण इसी में होता है। हिपेरिन सुना है, हिपेरिन के बारे में, हिपेरिन और फाइब्रोनोजन, और थ्रोम्बिन प्रोटीन का इसमें निर्माण। देखो जो हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है कि जो रक्त वाहिनियों में अपना रक्त बह रहा है, उस रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकने का कार्य कौन करता है, हिपेरिन प्रोटीन, ठीक है। मतलब जमने से रोकने का कार्य, ऐसा नहीं हो कि कहीं पे जम जाए और अपने खत्म, ठीक है, क्योंकि कहीं भी जमा, एक जगह जमा तो पूरा क्या है कि जो हार्ट पे जो प्रेशर हो ज़्यादा पड़ेगा और पूरी जो रक्त वाहिनी अपनी क्या हो जाती है, फट जाती है। इस कारण रक्त को जमने से रोकने का कार्य हिपेरिन करता है, जिसका निर्माण अपना कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, ठीक है। तो हिपेरिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत के अंदर। ऐसे कैसे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, ये जमने से रोकता है और ये जमाने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्के में मदद कौन करता है, फाइब्रोनोजन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन को सक्रिय करता है, लेकिन महत्वपूर्ण अपना फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है। एक अनुवांशिक रोग भी होता है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया रोग, ठीक है। हीमोफीलिया रोग में भी ये होता है कि उसमें रक्त का थक्का नहीं बन जाता है ना, महारानी विक्टोरिया से जो अपना रोग माना जाता है, जो अनुवांशिक रोग है, जो जन्मजात अपना चलता रहता है, जो जीन्स के कम या ज़्यादा होने के कारण अपना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है, ठीक है। ये विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, दो प्रकार के विटामिन अपना किसके अंदर निर्माण होता है, इनका संश्लेषण होता है, संचित रहते हैं यकृत के अंदर ही अपने संचित रहते हैं, ठीक है। फिर जिसके बाद फाइब्रोनोजन ये क्या रहता है, जैसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद कुछ समय तक रक्त बहता है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो उसको सक्रिय करने का कार्य फाइब्रोनोजन ही करता है। मतलब उसको रक्त का थक्का या रक्त को रोकने का कार्य फाइब्रोनोजन प्रोटीन ही करता है। संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं अपन, भोजन बनाने की प्रक्रिया, ऐसे कैसा अपने संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, ठीक है। जिसके बाद होता है एक प्रक्रिया होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऊपर लिख दें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। हिपेरिन के बारे में बताया थोड़ा सा। हिपेरिन के बारे में ये है कि जो रक्त वाहिनी में अपना रक्त बह रहा है, एक धमनी और सिरा है, उनमें जो रक्त बह रहा है तो बहते बहते कहीं पर रक्त रुके ना,
और कहीं पे एक जगह रुक ना पाए, इसलिए क्या है, रुकना या जमने से रोकने का कार्य कौन करता है, अपना हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, कहीं पे भी जमने नहीं देता है, क्योंकि जम भी जाएगा तो मृत्यु हो सकती है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर इंसान को खाली इंजेक्शन भी लगा दे तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो एयर जैसी रहती है, एयर वो बूंद जैसा बन जाएगा। बूंद बन जाएगा मतलब एक थक्का जैसा लग जाए, और थक्का लगेगा, प्रेशर हार्ट पे पड़ेगा और मांसपेशी अपनी जो रक्त वाहिनियाँ वो अपनी फट सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर के हाथ में रहता है कब कैसे मारना है ना। खाली इंजेक्शन लगा और ख़त्म। तुम मत लगा देना कभी किसी को, बोले सर ने बताया था। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ा था, और एक अपनी होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे अपना ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपन ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। जब ग्लूकोज की अपने को आवश्यकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से अपना ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्योंकि अपन सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज जो एंजाइम पढ़ेंगे उनसे अपना लास्ट में ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो ग्लूकोज अपना किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त किससे, अमीनो अम्ल जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, वसी अम्ल जो कि वसा है, और ग्लिसरॉल जो भी एक प्रकार का वसा, इनसे भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके प्राप्त करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, जो कि किसके अंदर संपन्न होती है, अपनी यकृत के अंदर। ठीक है, तो यकृत क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर वसी अम्ल, अमीनो अम्ल और जो अपना ग्लिसरॉल रहता है उनसे भी अपना ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज का निर्माण कहां पर होता है, अमीनो अम्ल में। ठीक है, और प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, लिख दूं क्या थोड़ा, क्या आप लोग लिख लोगे, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इस प्रक्रिया द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इस प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, इस प्रक्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से भी अपना ग्लूकोज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है अपने क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो तत्व होते हैं अपने, उनसे भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, फिर वो अपन ने जो पढ़ी थी प्रक्रिया वो तो अपनी समझ में आ जाती, एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा था और एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था। ठीक है, ये प्रक्रिया भी इसके अंदर अपनी संपन्न हो गई। ठीक है, जिसके बाद अपना ये क्या कार्य करता है कि रुधिर अणुओं का निर्माण भी करता है। रुधिर अणुओं का निर्माण कैसे, कि जो ब्लड वेसल्स होती है अपनी रक्त वाहिनियाँ, उन रक्त वाहिनी के रक्त के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण भी अपना यकृत के अंदर होता है। लेकिन सर वो तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसमें कैसा, तो जब भ्रूणी अवस्था में, ठीक है, गर्भ में अपना बच्चा रहता है, उस समय अस्थि मज्जा में अपना ब्लड का निर्माण नहीं होता है, उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, अपना यकृत से होता है। इसलिए अपन बोल देंगे रुधिर अणुओं का भी निर्माण ये करने का कार्य करता है। मतलब भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियो अवस्था में भ्रूण रहता है, एम्ब्रियो अवस्था में जब बच्चा रहता है उस समय अपना अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हो पाता है तो उस समय जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत, क्योंकि जो मेन अस्तित्व है ब्लड में वो आरबीसी का ही है। ठीक है, आरबीसी में जो अपना होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसी की उपस्थिति में उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, जबकि अपना डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है अपने उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट पॉइंट में देख लें। अच्छा ऐसा, रुधिर अणु को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ब्लड कार्पल्स बोलते हैं अपना। ठीक है, ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल भी बोल देंगे, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों अपने रुधिर अणुओं में आते हैं। जो रुधिर के यानी मतलब रक्त के यानी ब्लड के अंदर जो चीज़ होती है,
ठीक है, जो अणु होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में, नेक्स्ट निकाल दे, डायग्राम अपना छोटा होगा, कोशिश करता हूँ। हटा दे इसको, एक काम करते हैं ना अपन, हटा ही देते हैं। ठीक है, वो हो गया ना अपना। ठीक है, जिसके बाद अपना अभी इसमें क्या हो गया, चल गया। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय अवस्था, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में रहता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो अवस्था। तो उस समय क्या होता है, यकृत में निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, रुधिर अणु का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, अब जो लीवर होता है वो अपना उत्सर्जन में भी सहायता करता है। ठीक है, उत्सर्जन अपना एक्सरेशन, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है अपना, तो मानव शरीर में उपापचय की क्रिया, मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, मानव शरीर में उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप अनेक प्रकार के हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। उन हानिकारक तत्वों को उत्सर्जित तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में उपापचय की क्रिया, उपापचय मतलब जो क्रिया करता है, अपने जो एनर्जी मिलती है, या तो अपने श्वसन की प्रक्रिया हो या पाचन की प्रक्रिया हो, जिससे भी अपने एनर्जी मिलती है, उन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। उन हानिकारक तत्वों को बोलते हैं उत्सर्जित तत्व, और उनके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन, और उनके निर्माण जहां पर होता है उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या कहलाता है, अपना हानिकारक जीवाणुओं का, हानिकारक पदार्थों का निर्माण करना। जैसे पाचन, अपन ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद संपूर्ण पाचन हो गया, संपूर्ण पाचन होने के बाद हानिकारक तत्व बचता है अपने शरीर, मल। ठीक है, मल बचता है, तो वो मल क्या हो गया, अपना उत्सर्जित तत्व हो गया। ठीक है, श्वास ग्रहण करते हैं अपन, ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप 4% अपना क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मानव शरीर के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, तो वो भी उत्सर्ज हो गया। ऐसा कैसे, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन से, जो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से क्या होता है, विघटन होता है, विघटन के फलस्वरूप यहाँ पर एक हानिकारक, जो सबसे हानिकारक तत्व बोला जाता है, जिसे सबसे हानिकारक उत्सर्जित तत्व अमोनिया, अमोनिया का निर्माण कहाँ पर होता है, अपना यकृत में। तो अमोनिया इतना हानिकारक होता है कि उस अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये क्या करता है कि उत्सर्जन में सहायता कैसे करता है, कि जो अमोनिया का निर्माण हुआ है उस अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। ठीक है, तो हानिकारक उत्सर्जित तत्व जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया क्या करता है, अपने यूरिक अम्ल के द्वारा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। देखो, अमोनिया एक बार जो अमोनिया से यूरिया में बदलेगा वो कहां पर, यकृत में, और दोबारा यूरिया से किस में बदलेगा, अमोनिया में। तो वो शरीर से बाहर आने के बाद, ठीक है, जो मल में गंध आती है, मूत्र में जो गंध आती है, वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। ठीक है, कितने, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है 2 से 3 मिनट 4 मिनट बाद क्या आती है, गंध आती है, क्योंकि उसके बाद ही इसमें कन्वर्ट यूरिया से वापस किस में बदल जाता है, अमोनिया से। ठीक है, तो यकृत के अंदर अमोनिया से यूरिया में बदल रहा, और फिर यूरिया से अमोनिया में कब बदलेगा, शरीर से बाहर आने के बाद। ठीक है, तो हानिकारक उत्सर्जित तत्वों को भी अपना अमोनिया से यूरिया में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यकृत देख लिया, लेकिन यकृत का भार नहीं देखा अपन ने, यकृत का भार, क्योंकि सबसे बड़ी है तो इसका तो याद होना ही चाहिए, 1.5 से 2 kg तक। ठीक है, हाँ,
1.5 से लेके तो 2 kg तक अपना होता है बिल्कुल। हाँ, कौन सी केविटी प्रेजेंट है? केविटी मतलब गुहा में देखो ये रहता है अपना कौन सी, एब्डोमिनल केविटी में, जिसे बोलते हैं हिंदी में उदर गुहा। ठीक है, देखो गुहा भी बता देता हूँ, कभी डाउट भी नहीं होगा आपको, आप खुद मतलब पूछ ही नहीं पाओगे और ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भाग तो अपने को पता है खोपड़ी वाला भाग है। ठीक है, यहां से यहां तक का भाग अपन क्या बोलते थे, खोपड़ी। इसके नीचे अपनी क्या रहती है, पसलियां। ठीक है, ये क्या रहती है अपनी पसलियां। तो जो पसलियां तक का भाग है उसे बोलते हैं वक्ष, थोरेसिस, थोरेसिस कैविटी। ठीक है, और पसलियों के नीचे जितने अंग होते हैं उसे बोलते हैं अपन उदर, एब्डोमिनल कैविटी। और ये वाला भाग होता है श्रोणि भाग, श्रोणि। ठीक है, अब देखो कि लीवर जो होता है अपना यहाँ पर होता है बिल्कुल मध्य में, जो जैसे पसलियां, पसलियों के नीचे वाला ये भाग है, जस्ट नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, पसलियों के नीचे वाला ये वाला, ना राइट में ना लेफ्ट में, सीधा ये बीचों बीच। ठीक है, ये वाला। और इसके साइड में मैंने बताया था यहाँ पर इस तरफ अपना क्या होता है, पेट होता है। देखो डायग्राम अगर नहीं गया होगा अपना ये वाला। ठीक है, ये वाला मध्य में, ये पेट थोड़ा साइड में होता है अपना, ये वाला भाग पूरे, ये यहाँ से अपनी पसलियाँ होती, तो ये वाला देखना। डॉक्टर को अपन दिखाने गए, पेट खराब या कुछ भी होता है ना, तो यहीं दबा के देखता है, यहाँ दबा के नहीं देखता, मैं यहीं पे देखता हूँ। ठीक है, वो देख लेता है कि लीवर का भारी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो देख के कुछ बता देता है। अपने को तो इतना पता चलता नहीं क्योंकि अपन डॉक्टर नहीं है ना। हाँ, लास्ट वालों को इंग्लिश में बोलते हैं अपना श्रोणि को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थोरेसिस। थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। इस श्रोणि भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस कैविटी बोलते हैं शायद, है ना। देखो मैं बताऊंगा इंग्लिश में नाम, है ना, गलत क्यों लिखे। इस भाग में देखो जो अपने फेफड़े, फेफड़े कहाँ पर होते हैं, शरीर इसके अंदर, पसलियों के अंदर होते हैं। जिसके बाद जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो भी अपना किसके होता है, इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो जो अपना पसलियों के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पर आएगी, अपनी वक्ष गुहा। जिसके बाद यहाँ पर अपन देखें किडनी। ठीक है, जिसके बाद हाँ उदर गुहा में किडनी है। आमा से अपन देखेंगे वो इसमें आता है। ठीक है, अग्ना से इस भाग में आता है, छोटी आंत इस भाग में आती है, बड़ी भात इस भाग में आता है। ठीक है, ओनली जो श्रोणि भाग में आता है अपने जननांग, जो जननांग है अपना, वो जननांग इसमें आते हैं अपने कौन से, श्रोणि भाग में। ठीक है, ये अपना बाकी की जितनी भी चीज़ें अपना मटेरियल सारे के सारे यहीं पर होते हैं उदर गुहा में। ठीक है, और जननांग के भी कुछ भाग जैसे अंडा से वगैरह जो होते हैं, अंडा से भी अपना किस में रहते हैं, उदर गुहा में रहता है अपने पीछे की ओर। जो अपना वक्ष गुहा होती है, जो अपना रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जिसे बोलते हैं, बैकबोन के दोनों तरफ, आप एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। ठीक है, तो ये अपना श्रोणि भाग। तो जो सबसे नीचे वाला भाग अपना श्रोणि, फिर अपने पैर होते ही हैं, सबसे ऊपर वाला वक्ष, फिर उदर गुहा और फिर श्रोणि। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपनी ग्रंथि हो गई। अब जिसके बाद अपन चलते हैं कौन सा, छोटी आंत के बारे में। ठीक है, छोटी आंत अपनी 3 भागों में बटी होती है और उसमें संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है। सबसे अधिक जो पाचन की प्रक्रिया किसमें होती है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में 5 प्रकार के अपने क्या निकलते हैं, एंजाइम। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से एंजाइम निकल। ये भी बहुत पूछता है कि उदर किस गुहा में स्थित है, हार्ट अपना जो फेफड़े हैं किस गुहा में स्थित है। ठीक है, हृदय किस गुहा में स्थित है, सीधा यहीं से। लेकिन अब डाउट नहीं होगा आपको, बस ध्यान रखना है कि जो पसलिया वाला भाग अपना वक्ष कहलाता है, और जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भाग है पूरा खोपड़ी, ये वाला सिर कहलाता है। ठीक है, ये खोपड़ी नहीं, खोपड़ी यहाँ से लेके ये पूरा भाग है। ठीक है, ये खोपड़ी का, चेहरा भी अपना खोपड़ी का भाग है, कान भी अपना खोपड़ी का ही भाग है, पढ़ेंगे अपन कंकाल तंत्र में। ठीक है, हुआ। अब देखो थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत्र बोलते हैं, है नहीं, तो कभी नाम देता ही नहीं वो इंग्लिश में। ठीक है, देता है
तो ध्यान रखना, तो क्षुद्रांत्र बोला जाता है। लेकिन अपने को ये फायदा है, छोटे हाथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, हाँ वृहदांत्र, वृहदांत्र मतलब बड़ी वाली, वृहद बोलते हैं। हाँ लीवर में आयरन भी प्रेजेंट रहता है। हाँ, आयरन भी रहता है, कॉपर भी रहता है ना, तांबा और जो लोहा है वो भी अपना लीवर के अंदर संचित, लिख लेना, ठीक है। परसेंट का नहीं बता सकते, ठीक है। तांबा और आयरन अपना संचित रहता है ना उसी के अंदर, लीवर के अंदर। पोटेशियम भी रहता है एक। सर, जब आदमी की मृत्यु होती है उस टाइम पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो उस पता कैसे लगाते हैं? लीवर से पता लगाते हैं। पता नहीं वो प्रोग्रेस तो कॉपर है अपना, मतलब तांबा, लोहा और पोटेशियम, तीनों धातु अपने पाए जाते है ना। लीवर के अंदर 3 धातु तत्व अपना पाया जाता है। तांबा काम वही सहायता करता है, जैसे ब्लड में अपना होता है, ब्लड में भी आयरन एक लोहा ही उपस्थित होता है ज़्यादातर, ठीक है। सोडियम नहीं, सोडियम तो उसमें पाया जाता है जो बाइल जूस है, ठीक है। बाइल जूस का जो प्रकार होता है उस बाइल जूस में पाया जाता है। ठीक है। पित्तरस होता है, पित्तरस में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक कार्बनिक तत्व और एक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और एक अनऑर्गेनिक।